हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 की पुस्तक बी हाइव, जिसका पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन, उसके थर्ड और फोर्थ स्टेंजा का हम एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेंजा थर्ड ले रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टेंजा फर्स्ट और सेकंड का एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर दिया है और उस साथ ही साथ उसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने लिया है। इसलिए इससे पूर्व वाला वीडियो भी जरूर देखें, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस हेतु आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलिए आज करते हैं इस वीडियो की शुरुआत स्टेंजा थर्ड से। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टेंजा थर्ड। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. तो हमें इन पंक्तियों को पढ़ते ही ये लगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, इसका जो कवि है वो कौन है, ये सब हमें मालूम चल गया है। तो हम सबसे पहले इसका रेफरेंस लिखेंगे, संदर्भ, और उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट जो प्रसंग होता है वो लिखेंगे और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करनी है वो करेंगे। इस प्रकार हम क्रमबद्ध रूप से सबसे पहले रेफरेंस लेते हैं और रेफरेंस के अंदर हमें ये लिखना है कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से यानी किस कविता से ली गई हैं और इसका कवि कौन है। सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे और रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से इसका रेफरेंस देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, और प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे हेयर द पोइट टेल अबाउट टू रोड आउट ऑफ विच ही हैज़ चूजन वन टू वर्क ऑन। नाउ ही इज नॉट इन डिलेमा टू चूज द पाथ। डिलेमा का अर्थ होता है दुविधा। अब हम लेंगे एक्सप्लेनेशन और उसको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दैट मॉर्निंग बोथ ऑफ दोज रोड वर कवर्ड विथ लीव्स, यानी उस दिन उस सुबह दोनों सड़कें थी वो पत्तियों से ढकी हुई थी। नोबडी हैड येट वॉक्ड ऑन द लीव्स एंड टर्न देम ब्लैक बाय ए ट्रेडिंग ऑन देम। The poet walked on the second road and thought of walking on the first on some other day. यानी वो सोच रहा था कि पहले वाले में और कभी चल लेंगे, लेकिन हम पहले दूसरे वाला रास्ता अपना लेते हैं। However, he knew well that one way leads to another and another to a lot of many other ways in the wood. Thus, he was doubtful of his coming back and walking on the first road. Similarly, in our life, we do not come back on those options which we had left much before. यानी हम जीवन के अंदर जिस ऑप्शन को छोड़ देते हैं उस पर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार जिस राह को छोड़ देते हैं उस पर वापस लौटना बड़ा मुश्किल काम होता है। यही कवि इसके अंदर समझाना चाह रहा है। अब हम चलते हैं अगला जो चौथा सेंटेंजा है, लास्ट सेंटेंजा, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अर्थात इसके अंदर कवि ये कहना चाह रहा है कि उसके सामने अब दो सड़कें हैं, अब दो में से एक पर उसको चलना है। एक उसमें से वो चलने के लिए निश्चय कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में ये भी आता है कि हो न हो आगे आने वाले भविष्य में या समय में उसको ये दुख न हो कि जो उसने निर्णय लिया है वो कहीं गलत तो साबित न हो जाए। अर्थात इसमें कवि
हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमने जो विकल्प चुना है वो हमारे भविष्य पर गहरी छाप छोड़ते हैं। अतः हमें निर्णय लेते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये निर्णय हमारे भविष्य के लिए जीवन को निर्धारित करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हम वही लाइन है जो आपको 3 सेंटेंस के अंदर बताई, वही लाइन इसके अंदर लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपको कोई भी सेंटेंस आए थे लिखनी है, आपको केवल मात्र इसमें कवि और कविता का जो नाम है वो आपको चेंज करना है, बाकी आपको इसी प्रकार का स्ट्रक्चर लिखना है। अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अबाउट द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी रिपेंटिंग आवर वंस ओवन डिसीजन, दैट्स वाई ही डजंट वांट टू गो अंडर द सिचुएशन ऑफ ए रिपेंटेंस बाय नॉट मेकिंग राइट डिसीजन, ही वांट्स टू हैव ए डिफरेंस। हमारे सामने इन पंक्तियों का जो प्रसंग आया वो है कि हम इस प्रकार के मनुष्य है कि हम कभी भी कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन निर्णयों पर पछताने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमेशा रहती है कि हम इससे बेटर और कर सकते थे या इससे बेहतर निर्णय और ले सकते थे। तो इस प्रकार की एक मानवीय जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसकी तरफ संकेत किया गया है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे द पोएट चूज टू ट्रेवल ऑन वन रोड आउट ऑफ द 2 बिफोर हिम, यानी उसके सामने जो 2 राह है उसमें से उसको चयन करना है एक राह। ही चूजेज द रोड विच इज़ ए लेस ट्रेवल्ड बाय, अर्थात कवि वो रास्ता चुनता है जिस पर अभी तक बहुत कम लोगों ने उस पर चला हो। बट he knows that in a future he will surely repent over his own choice of road, यानी आने वाले भविष्य के अंदर उस पर कोई तरह का पश्चाताप न हो। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप। निर्णय इतना सटीक होना चाहिए कि आने वाले समय में किसी प्रकार का अपने निर्णय पर दुख न हो, पश्चाताप न हो। He will tell with a regret that there were 2 roads before him to choose and his choice of the road has brought all the difference in his life, यानी उसके सामने जो 2 रास्ते हैं चुनना है, उनमें से एक राह चुनना है और वो रास्ता उसके जीवन के अंदर किस प्रकार से बदलाव लाने वाला है। The poet wants to give us a message that the choice we make has an impact on our future. Hence we should be careful enough while making decision because these decisions shape your future life. कवि ये संदेश देना चाहता है कि जो विकल्प हम चुनते हैं वो हमारे भविष्य पर गहरी छाप छोड़ते हैं। अतः हमें निर्णय लेते समय बड़े ही सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो निर्णय है हमारे भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। इस कविता में आए हुए चारों सेंटेंस का हमने रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो पुस्तक के अंदर आए हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर लेना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तर को भी आप अच्छे से और बारीकी से देखिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत करके इनको तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बोथ द रोड दैट मॉर्निंग, यानी उस समय जो सड़क थी उसकी कंडीशन कैसी थी, ये आप लिख सकते हैं। बोथ द रोड वर इक्वली कवर्ड विथ द लीव्स एंड नोबडी हैड ट्रेवल्ड ऑन देम, यानी दोनों जो सड़कें थी वो समान रूप से ढकी हुई थी, किससे, पत्तियों से। एंड नोबडी हैज़ ट्रेवल्ड ऑन देम, यानी उस पर कोई व्यक्ति यात्रा नहीं की थी, यानी उस पर कोई नहीं चला था। अब अगला क्वेश्चन है, What did the poet decide about the first road, यानी पहली जो रोड थी उसके बारे में कवि ने क्या निर्णय लिया था। The poet decided that would travel on the first road on some other day, यानी किसी और दिन इस पहली रोड पर हम चल लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, The poet इसके अंदर से ही कर्ता बाढ़ लिया, decide और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आई है तो इसके अंदर मिलाएंगे तो डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दैट लगाकर इसका रीजन हमने लिख दिया है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डिड द पोइट डाउट,
पोइट जो कवि था उस कवि को क्या संदेह था? कवि को संदेह था कि द पोइट डाउटेड वेदर इट वुड बी पॉसिबल फॉर हिम टू वर्क ऑन द फर्स्ट रोड ऑन द सम अदर डे। अब चलते हैं अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन है व्हाई डिड पोइट डाउटेड हिज वॉकिंग ऑन द फर्स्ट रोड। तो अब इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे आप, ही डाउटेड इट बिकॉज ही न्यू दैट द सेकेंड रोड वुड लीड हिम टू मैनी न्यू वेज। क्योंकि जो दूसरी रोड थी उस पर अभी तक कोई नहीं चला था, वो एक नया रास्ता था जीवन के में चलने के लिए, तो वो सोच रहा था कि ये हमें कुछ न कुछ नया ही सिखाएगा, इसलिए उसने जो दूसरे वाला रास्ता था उसको चुना। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच रोड डिड द पोइट टेक। कवि ने कौन से राह को यानी रास्ते को या पथ को चुना था? इसका आंसर होगा द पोइट टुक द रोड विच वाज यूज्ड बाय ओनली ए फ्यू पीपल। उन्होंने वो रास्ते को चुना जिस पर बहुत ही कम लोग उस पर चले थे। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनेगा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स गोइंग ऑन द लेस ट्रेवल रोड। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स गोइंग ऑन द लेस ट्रेवल रोड वाज दैट हिज लाइफ वाज चेंज कम्प्लीटली। अगर वो दूसरे रास्ते पर चलेगा जिस पर बहुत कम लोग चल रहे हैं तो उसके जीवन में काफ़ी सारा बदलाव आ जाएगा, ये उसने सोचा था। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द रोड्स स्टैंड फॉर ए अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि आपके मत अनुसार जो सड़कें हैं वो आपके जीवन के अंदर क्या क्या अवसर प्रदान करती है। अपॉर्चुनिटीज़ का अर्थ होता है अवसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम यस में देंगे, यस आई थिंक दैट द रोड स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़। इस प्रकार ये कुछ पर्सन हमने इसके अंदर से बनाए हैं, कुछ पर्सन हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आए हैं, वो भी हम इसके अंदर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो टेक्स्ट बुक के पर्सन उत्तर हैं उनको भी करने वाले हैं, आप अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। टेक्स्ट बुक से आया हुआ पहला प्रश्न है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी यात्री स्वयं को कहाँ पर पाता है, वह किस समस्या का सामना करता है। दो प्रश्न है इसके अंदर और दोनों का उत्तर हमें देना है, बहुत अच्छे से देंगे। इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए येलो फॉरेस्ट वेयर द रोड इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पाथ। इस प्रकार से हम पहले पर्सन का आंसर लिखेंगे। फिर दूसरा है व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसको क्या क्या समस्या है। यानी उसके सामने दो राह थे, दो सड़क थी, दो रास्ते थे, दो मार्ग थे, दो में से उसको एक मार्ग जो सबसे बेटर सबसे उत्तम हो सकता है उसको चुनना था। तो ये बड़ी समस्या थी उसके सामने। इसके अंदर डज आया है तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हमें उसका आंसर लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेक्शन ऑफ पाथ बिटवीन द टू रोड इन द येलो वर्ड। अब टेक्स्ट बुक का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। यानी जो हमें वाक्यांश दिए हुए हैं उसका अभिप्राय लिखना है। इसके अंदर जो फ्रेजेस दिए हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हैं। पहला जो है वो है ये येलो वुड, जिसका अर्थ होता है पीला जंगल। अब इसको किस प्रकार से लिखना वो मैं आगे लिख के बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्रेजेस हैं। दूसरा है इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और तीसरा है द पासिंग देयर, और चौथा है लिव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक। इसके अर्थ हमें इंग्लिश के अंदर किस प्रकार से लिखना है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको हिंदी में भी अर्थ बताऊंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। सबसे पहले हम पहले वाला ए येलो वुड उसका आंसर दे देता हूं। उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, येलो वुड का अर्थ लिखेंगे इट इज़ द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इन द ए ऑटमन वेयर लीव्स ऑन द ट्रीज टर्न येलो बिफोर फॉलिंग डाउन। इसका हिंदी अर्थ है यह पतझड़ के मौसम में जंगल की दशा है जब वृक्षों की पत्तियां झड़ने से पूर्व ही पीली पड़ जाती है। अब दूसरा इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, इसका अर्थ बताई देते हैं हम आपको, पहले इंग्लिश में बताते हैं। द पाथ वाज कवर्ड विथ द ग्रास एंड वाज नॉट स्टेप्ड। यानी एक ऐसा रास्ता
बहुत घास हो, यानी जो रास्ता है वो घास युक्त था, जिस पर घास थी और उस घास को किसी ने नहीं कुचली, यानी क्योंकि इस रास्ते पर कोई अभी चला ही नहीं था। अब तीसरा फ्रेज है वो है द पासिंग देयर। इसका इंग्लिश में अर्थ है इट मीन द पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, अर्थात इसका अभिप्राय है कि उस पर चलने वाले लोग, अर्थात उन रास्तों से गुजरने वाले लोग। अगला जो चौथा है लास्ट, लीव्स ऑन नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जिसका इंग्लिश में अर्थ लिखेंगे द लीव्स हैड नो टर्न ब्लैक बिकॉज नो वन हैड ट्रम्प्ड देम येट। और इसका हिंदी सलार्थ ऐसे होगा, पत्तियां काली नहीं पड़ी थी क्योंकि किसी ने भी उनको अभी तक कुचला ही नहीं था, यानी उस पर अभी तक कोई चला ही नहीं तो वो पत्तियां अभी तक काली नहीं पड़ी थी। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर देने हैं। तो ये आपके प्रश्नोत्तर भी हो गए और सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन भी हो गया। इस प्रकार हमने जो पहली पोएम है उसके आंसर भी करवाए हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी कराए हैं। चारों जो स्टेंजा है उस सब के हमने एक्सप्लेनेशन करवा दिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम अगला लेसन लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।